तो 7 बजे का नंबर 1 शो लेकर हाजिर हूं आपके सामने हर रोज की तरह। शाम के 7 बज चुके हैं और सबसे पहले 7 बजे की 6 टॉप स्टोरीज जल्दी से आपके सामने रख देता हूं। बिहार में चुनावी माहौल में दिग्गज पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने एक के बाद एक एनडीए के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने का मन और माहौल दोनों बनवाया है। तेजस्वी यादव ने जनसभा भी की और एनडीए पर एक के बाद एक निशाना साधा है। तो ये हो गई एनडीए वर्सेस इंडिया। दूसरी टॉप स्टोरी बात कटिहार की, जहां पर चुनावी रैली में तेजस्वी यादव का तुष्टीकरण वाली सियासत भी देखने को मिल रही है। वक्फ कानून को लेकर वो कहते हैं कि अगर सरकार बन गई तो इस कूड़ेदान को फेंक देंगे। उन्हीं की पार्टी के एमएलसी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आ गई, आप हमें सरकार में लाइए, इसको हम फाड़ देंगे। बीजेपी को कहा जाना चाहिए भारत जलाओ पार्टी। ये भी उन्होंने बीजेपी की नई फुल फॉर्म दे दी। बी से भारत, जे से जलाओ और पी से पार्टी। अब इस पर क्या रिएक्शन आ रहे हैं, ग्राउंड पर क्या माहौल है, बताऊंगा आपको। तीसरी टॉप स्टोरी देखिए, बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। राहुल, प्रियंका, सोनिया, खड़गे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट सहित 40 दिग्गज हुंकार बढ़ते हुए नजर आएंगे। चौथी टॉप स्टोरी क्या है, देखिए तेजस्वी यादव का एक बड़ा दाव और सामने आया। पंचायती राज प्रतिनिधियों की पेंशन और मानदेय डबल करने का वादा उन्होंने कर दिया। नीतीश सरकार के 20 साल के बदले 20 महीने मांगे। 20 महीने आप हमको दीजिए, हम आपकी सारी समस्याओं को ठीक कर देंगे। पांचवी टॉप स्टोरी, पटना में आरजेडी के पार्टी ऑफिस में तेजस्वी के नायक पोस्टर पर सियासत है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भड़क गए, कहा नालायक को नायक बनाना नायक शब्द का अपमान है। ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, तीखे शब्दों में मांझी साहब ने कहा तो रिएक्शन भी वैसे आए, दिखाऊंगा आपको। छठी टॉप स्टोरी देखिए, चुनाव से पहले वीआईपी चीफ मुकेश सैनी को बड़ा झटका। वीआईपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत सैनी और मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष महावीर सैनी ने पार्टी छोड़ दी, बीजेपी का दामन थाम लिया। ऐसा ही तारापुर में भी हुआ था और ये बड़ा झटका है ना सिर्फ वीआईपी के लिए बल्कि इंडिया ब्लॉक के लिए। तो ये है 7 बजे की 6 टॉप स्टोरीज। अब बिहार चुनाव के लिए आप जान रहे हैं, एक के बाद एक तमाम चीजों पर काम किया जा रहा है। सभी दल ग्राउंड पर उतरकर मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी के निशाने पर महागठबंधन है तो आरजेडी और वीआईपी के नेता बीजेपी पर अग्रेसिवली अटैक कर रहे हैं। वार पलटवार का दौर काफी तेज है। मुद्दों को लेकर नेता जनताओं को लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव अभियान के बीच आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार चीफ मिनिस्टर फेस तेजस्वी यादव ने रविवार को बड़ा राजनीतिक बयान दिया। कहा अगर बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं बनी और आपने हमें मौका दे दिया, इंडिया ब्लॉक की सरकार बना दी, तो केंद्र ने जो वक्फ संशोधन बिल को पास किया है, पारित किया है, संशोधित किया है, उसको हम फाड़ देंगे, फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देंगे। कटिहार और किशनगंज के मुस्लिम बाहुल इलाकों में जनसभाओं को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा, मेरे पिता लालू प्रसाद यादव ने कभी भी सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं किया, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा ऐसी ताकतों के साथ रहे और उन्हीं की वजह से आरएसएस और उनके संगठन नफरत फैला रहे हैं। बीजेपी को तेजस्वी ने भारत जलाओ पार्टी तक करार दे दिया। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी और इस लिस्ट में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत 40 नाम है। पार्टी की इस लिस्ट में केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, मीरा कुमार, गौरव गोगोई, कन्हैया कुमार, पवन खेड़ा समेत तमाम नेताओं के भी नाम है। कांग्रेस ने इस लिस्ट को जारी करने से पहले अपने कई बड़े नेताओं को बिहार भेजा हुआ है। बिहार में कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है, ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ नेता महागठबंधन की अन्य पार्टियों के साथ भी लगातार कोऑर्डिनेशन बेहतर करने में लगे हुए हैं। वोटिंग से पहले गठबंधन दलों के बीच सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, फ्रेंडली फाइट्स की जगह एकजुट होकर महागठबंधन का सीधा मुकाबला एनडीए से होने की तस्वीर पेश की जा रही है। कांग्रेस के तीनों नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे। जिन दर्जन भर सीटों पर फ्रेंडली फाइट मुकाबला हो रहा है, उसे सुलझाना इनकी प्राथमिकता है। अब ये तमाम चीजें, ये तमाम चेहरे जो आप इस वक्त मेरे साथ टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ग्राउंड पर उतरते हुए भी नजर आएंगे। हालांकि विकास यात्रा के बाद आप देख लीजिए, राहुल गांधी आपको अब तक नजर नहीं आएंगे, लेकिन यह कहा गया है कि कांग्रेस आला कमान ने बड़े नेताओं को भेजा हुआ है। बिहार चुनाव बिल्कुल अग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है, इसलिए जुबानी जंग भी काफी तेज हो गई है। महागठबंधन और एनडीए के नेता एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। कुछ रिएक्शन आए हैं, सुनिए जरा। भाई, अगर आपको इतनी ही चिंता है मुसलमानों की, तो पहले तो आप जानिए वफ्त के बारे में, पढ़िए कि क्या उसमें संशोधन किए गए हैं। दिक्कत ये है ना कि ये लोग समाज के कुछ ठेकेदारों के लिए, अगर ये पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा कि ये एब्सोल्युटली प्रो पुअर मुसलमान है, गरीब मुसलमानों के हक में किए गए संशोधन हैं। बट इनको इन सब बातों से फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इन्होंने मुसलमानों को
एक वोट बैंक से ज़्यादा कभी और कुछ नहीं समझा। अगर इतनी ही इनको चिंता मुसलमानों की होती तो 2005 में जब मेरे नेता मेरे पिता ने जब कहा था कि भाई एक मुसलमान मुख्यमंत्री दे दीजिए, हम अपने 29 विधायकों का समर्थन आपको देते, क्यों नहीं उस वक्त आपने किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया? अरे ये सारे चीज घोषणा पत्र में आता है, सारे चीजों की चर्चा होगी। और देखिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सिर्फ बोलना इशू नहीं है। ये नीतीश कुमार जी और मोदी जी की सरकार है, ये डिलीवर करती है, ये डिलीवर करके जनता को सीधा संवाद देती है। इसलिए ये बोलने वाले लोग हैं और एक तरफ करने वाले लोग हैं। ये लोग करते हैं, मोदी जी और नीतीश। 1,26,00,000 जीविका दीदी को परमानेंट कर देंगे, अब कहते ये कर देंगे। बिहार वासियों, इस धोखे में मत आना। जमीन दो, होटल लो, रेलवे का उसी का ट्रायल चल रहा है, तो आपकी जमीन भी छीन लेंगे, नौकरी वोकरी नहीं देंगे, और वैसे भी कोई उनका रोड मैप नहीं है। तो ये शुद्ध भाषा में, हताशा में बिहार के लोगों को एक प्रकार से लुभावनी बातें कह रहे हैं जो जमीन पर कभी नहीं उतरने वाला। अब मैं ऐसी हल्की बातों को जवाब नहीं देता, कभी परेशान है, कभी हाईजैक है। नीतीश जी हम लोग के साथ पुराने संबंध 96 से हैं, और हम लोगों ने लालू राबड़ी के भ्रष्टाचार के खिलाफ साथ में संघर्ष किया है। तेजस्वी यादव जी पूरी तरह से हतोत्साहित दिख रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आज अगर तेजस्वी यादव जी कहें कि 12 गो डिप्टी सीएम बना देंगे बिहार में, उसमें भी कोई अचरज की बात नहीं है। अरे भाई, जो बात होना नहीं है उसमें बोलने में क्या लगता है? तो तेजस्वी जी बिना सोचे समझे बोल रहे हैं, बोलते रहे। जनता जानती है कि जंगल राज नए भेष में टी शर्ट और पैंट पहन के आजकल घूम रहा है बिहार में। वही कारनामा करना है, लेकिन भेष बदल लिया गया है। जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप किसी तरह से रोजगार के लोभ में, किसी और चीज के लोभ में इनको मौका दे दें। हम लोग एक ऐसी विचारधारा को आगे लेके जाना चाह रहे हैं जो बिहार राज्य को विकास की ओर लेके जा रहा है। और जब हम लोग विकसित बिहार की बात करते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं विकसित भारत है 2047। तो ये जो विकसित भारत का संकल्प है वो विकसित बिहार के बिना पूरा ही नहीं हो सकता। आज से जब कुछ समय पहले उनके पिताजी की सरकार थी, तब भी वो कर सकते थे। पर बात ये नहीं है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बात ये है कि जब आपको मौका मिला है तब आपने क्यों नहीं किया, इसका जस्टिफिकेशन क्या है? आप छोड़ दीजिए, जो 20 साल पहले हुआ उसको भी छोड़ दीजिए। जब आपको 18 महीने हुए, आपने क्या किया? आप इस पे क्यों नहीं आप जवाब देते? आपका इंडिपेंडेंट टास्क आपके मंत्रालय का क्या था? आप इसका जवाब दे सकते हैं। महुआ में समर्थन मिल रहा है तो आप लोग महुआ चलिए, सब लोग देख लीजिए वहाँ। बहुत किया जा रहा है ना, कोई बराबरी भी नहीं है। ब्लैक बोर्ड के सामने कोई नहीं है। अब देखिए नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन हमको तो जनता के बीच में हम जा रहे हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। क्या फाड़ के फेंकेंगे, नहीं फाड़ के फेंकेंगे, किस तरीके से कौन टारगेट कर रहा है, और खासकर मुसलमान भाइयों को लोग टारगेट कर रहे हैं, इस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव अभियान के बीच आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एक बड़ा राजनीतिक बयान दे दिया। उन्होंने कहा, अगर बिहार में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है तो केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। इस पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया है, सुनिए। भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। वक्फ कानून बनाया है किसने? संसद ने। उसको वापस लेने का अधिकार किसका है? संसद का है। ये बोलने से क्या होगा? वक्फ का कानून आया है ईमानदारी से वाकिफ की संपत्ति का सदुपयोग हो। हमने बार बार कहा है, फिर उठाते हैं। कितने अस्पताल बने, कितने स्कूल बने, कितने स्किल सेंटर बने। जाइए डाक बंगला चौराहा पर वक्फ की संपत्ति पर मॉल बना हुआ है। यही हाल इन्होंने कर रखा है।
हम हैं सबसे बड़े मुस्लिम हितैषी, यही बताने का प्रयास। सीमांचल की सीटों में मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम वोटर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए वक्फ कानून भी याद आ गया। हालांकि वो केंद्र का मसला है, इनकी सरकार अगर बनेगी भी तो राज्य में बनेगी, जनता सब समझ रही है। कुछ ग्राफिकली कुछ डेटा है मेरे पास, मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि चीज़ें दूध की दूध पानी की पानी हो जाए। यह है आंकड़ा 2020 विधानसभा चुनाव का। मुस्लिम वोट कितना प्रतिशत कहां पर गया देख लीजिए। एनडीए को मिला महज 6%, और महागठबंधन को मिला 76%, 76%। जेडीयू को गया 5%, एआईएमआईएम को गया 4%। इस बार भी एआईएमआईएम चुनावी रण में उतरी है। एनडीए 6% और जेडीयू 5%। अगर आप साथ साथ देख लेंगे, आज ये दोनों साथ में 11% ही टोटल हो रहा है। हालांकि अब एनडीए में बहुत सारी चीजें बदली है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट नहीं दी है। ये मैं 2025 की बात बता रहा हूं। क्या उसका बड़ा रीजन ये है कि 2020 में 6% मुस्लिम वोट शिफ्ट हुआ एनडीए की तरफ। महागठबंधन को आप देखिए 76%। इससे पहले कई बार ये आंकड़े 80% को भी क्रॉस कर गए। इसीलिए आप देखेंगे इस बार 5 एनडीए की तरफ से 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, 1 एलजेपीआर की तरफ से, 4 एनडीए की तरफ से। उस एनडीए में भी बीजेपी 0, जेडीयू 4। तो आप समझ सकते हैं ये है 2020 में टोटल आंकड़ा। जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो ये है कि बिहार में 18% के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं। लोकसभा चुनाव पर भी आ जाइए, 2024 पर आ जाइए, 1 से 1.5 साल पहले। ये आप देख लीजिए, महागठबंधन को मिला लोकसभा के चुनावों में 83%। इसलिए मैं बोल रहा हूं एनडीए को मिला महज 12%, 12%, यानी 6, 5, 11, उसमें भी 1% का इजाफा, इसीलिए बहुत ज्यादा नहीं। 83% महागठबंधन और एनडीए 12%, इसीलिए भी इंडिया ब्लॉक काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। आइए सीमांचल का भी फैक्टर समझाता हूं। ओवैसी साहब इस वक्त भी उतरे हुए हैं। 2020 में एआईएमआईएम ने, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती थी, 5। हालांकि 5 सीटों पर उनके प्रत्याशी जीते, फिर 4 प्रत्याशी हो गए इधर से उधर, वो अलग चीज है। लेकिन क्या भाईजान का फैक्टर सीमांचल में काफी ज्यादा काम करता है। और इस बार तो पत्र लिखकर आरजेडी को कि आप हमें 6 सीटें दीजिए, हम आपके साथ हो जाएंगे, लेकिन बात ही नहीं सुनी गई। 2020 में एआईएमआईएम को 4% मुस्लिम वोट मिले थे। ये बात भी सब जान रहे हैं, सब समझ रहे हैं, लेकिन तब उनके साथी भी बहुत मजबूत थे। ये वाला फैक्टर भी साथ में है। 2020 में एआईएमआईएम के उम्मीदवार को 52%, 52%, आधे से ज्यादा आप समझ लीजिए। ये सीमांचल के आंकड़े, वो जो अलग अलग सीट्स हैं, तो आप समझ पा रहे हैं कितना बड़ा फैक्टर है। और वहीं पर न्याय यात्रा भी निकालते हुए असदुद्दीन ओवैसी नजर आए। अब कौन कितना भारी है? एम बाय समीकरण बहुत सुन लिया होगा आपने। एम मीन्स मुस्लिम, वाई मीन्स यादव। तो मुस्लिम है 17.70%, ये ऑफिशियल आंकड़ा है, प्लस यादव कितने हैं 14.26। अगर आप इनको टोटल कर लेंगे एम बाय समीकरण से कितने प्रतिशत को साधा जा सकता है, तो वो है 31.96%। आप ओवरऑल राउंड ऑफ फिगर ले लीजिए 32%। तो ये फैक्टर अगर काम करता है आरजेडी के लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए, तो आप समझ सकते हैं। आइए, सीमांचल में 24 विधानसभा सीटें। सीमांचल गेम चेंजर के तौर पर लगातार अपने आप को प्रोजेक्ट करता रहा है और ये हुआ भी है। इसीलिए सीमांचल पर खासा फोकस है। जो 4 सीट्स आती हैं, किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया, यहां पर नजरें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भी है और इन्हीं सीट्स पर नजरें जो हैं वो इंडिया ब्लॉक की भी है। तो किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया, यहां पर जो मुस्लिम वोट्स है वो आप समझ लीजिए 50% नहीं, 60% नहीं, 70% के भी ज्यादा पार है। किशनगंज में अब एक एक सीट का आंकड़ा आपको बताता हूं। किशनगंज में मुस्लिम वोटर हैं 68%, कटिहार में मुस्लिम वोटर हैं 45%। ये कहा जाता है कि एक मुश्त वोट पड़ जाए तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। अररिया में मुस्लिम वोटर्स हैं 43%, ये सीट बाय सीट मैं आपको बता रहा हूं। पूर्णिया में मुस्लिम वोटर हैं 39%, 39%। तो ये 4 सीटें सीमांचल की। इन सीट्स में जो विधानसभा आती हैं उनका भी आंकड़ा मैं दूंगा, लेकिन क्योंकि एम फैक्टर काफी ज्यादा डिसाइडिंग है। टोटल आबादी ओवरऑल बिहार में है 17.7%, 87 सीटों पर 20% से ज्यादा है। सीट्स पर लगभग 90 सीट्स पर, 243 तो टोटल सीट्स हैं, उसमें 90 सीट्स पर सीधा असर इस एम फैक्टर का। सीमांचल में 24 सीटें मैंने आपको बताई, 24 की 24 सीटों पर एम फैक्टर का बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहता है। इसलिए सबकी निगाहें हैं। आई रिपीट वंस अगेन, 17.7% ओवरऑल बिहार पॉपुलेशन मुसलमानों की, मुस्लिम्स की, 87% पर 20% से ज्यादा। इसके अलावा 90 सीट्स पर
सीधा असर। और सीमांचल की सभी 24 सीट्स पर 100% इन सीमांचल, वहां पर अगर कोई डिसाइडिंग फैक्टर है तो वो यही एम फैक्टर, मुस्लिम फैक्टर। आगे बढ़िए, अब यहां पर आप देखिए सीमांचल के रण का सियासी समीकरण क्या है। मैंने आपको किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, इन तमाम चीज़ों के बारे में बताया। यहाँ पर मुस्लिम आबादी है 45% से ज़्यादा, और मुस्लिम वोट यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग रहते हैं, जो मैं लगातार आपको बता रहा हूँ। किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया 45% से ज़्यादा मुस्लिम वोट शेयर, और मुस्लिम वोट बैंक ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा निर्णायक रहता है। लेकिन जब वोट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आप सुनते हैं ना हमेशा कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर को फायदा हो गया। अब असदुद्दीन ओवैसी अलग, स्वामी प्रसाद मौर्य अलग, और कुछ सीटें आपको दिखाता हूं। यह है सीमांचल की 24 सीटें, जहां पर 2020 के नतीजे क्या है। महागठबंधन 24 सीटों पर लड़ी, 7 जीती। इसके बाद दूसरे फैक्टर पर आइए, एनडीए लड़ी 24 सीटों पर 50% स्ट्राइक रेट के साथ 12, और एआईएमआईएम लड़ी 14 सीट्स पर लड़ी, 5 जीती। यह है 35%। यानी यहां पर जो लोकसभा चुनावों में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत मिला इंडिया ब्लॉक को, इंडिया ब्लॉक यहां पर ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, 35% आसपास स्ट्राइक रेट रहा। अब बिहार में वोटर्स हिंदू हैं 81.99%, हिंदू आबादी 81.99%, और मुस्लिम फैक्टर है यहां पर 17.70। ये ऑफिशियल आंकड़ा है, कोई 18% के लिए 19% के लिए अलग बात है। इसके अलावा जाति फैक्टर बिहार में बहुत ज्यादा है, हावी रहता है। कुर्मी है 2.87%, कोयरी समाज 4.21%, यादव समाज 14.26% की भागीदारी, और मुस्लिम, जैसा मैं आपको आंकड़ा लगातार बता रहा हूं, तो 17.70। एमवाई समीकरण इस पर बहुत ज्यादा फायदा रहता है। इसके अलावा और भी निषाद और केवट 3.51%, बढ़ई 1.45%, तेली, नाई 2.81, चंद्रवंशी, कहार, इसके अलावा नोनिया, ये आप देख लीजिए, बहुत तेली 2.81%, चंद्रवंशी, कहार, और गोनिया हो गए, निषाद हो गए, नाई हो गए, हर एक समीकरण पर। आज तेजस्वी यादव जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें उन्होंने इन समाजों को, इन वर्गों को, इन जातियों को भी साधने का बड़ा प्रयास किया। हिंदू मुसलमान धार्मिक फैक्टर कितना रहता है वो अलग बात है, लेकिन जाति फैक्टर बहुत हावी रहता है बिहार में, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप देख लीजिए, एनडीए को शासन मिलेगा या फिर लालटेन को एक बार फिर से लॉ मिल जाएगी। सवर्ण कितने हैं? 15.2%, दलित 19.65%, पिछड़ा 27.12%, आदिवासी 1.68%, अति पिछड़ा 36.01%। ये आंकड़ा आप देख सकते हैं, हैवी वेट आंकड़ा है। मुस्लिम 17.70%। सवर्णों को, जिनका आंकड़ा है 15.2% का, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टिकट वितरण में सबसे ज्यादा प्राथमिकता अगर किसी को दी है तो वो सवर्णीय है। और इसीलिए लेकिन सवर्णों को सीट्स देने का मतलब ये नहीं है कि बीजेपी जो बाकी फैक्टर्स पर काम नहीं कर रही, वो कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।